अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फाइलम नीमाटोडा। ठीक है, तो इसमें हम नीमाटोड्स को स्टडी करेंगे। तो ये एक इंटरनल एनाटॉमी है नीमाटोड्स की। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम इसके करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके एक्सटर्नल फीचर देखेंगे, फिर इसकी इंटरनल एनाटॉमी, इनके अंदर रिप्रोडक्शन, फीडिंग बिहेवियर, मतलब टोटल जो इसकी डिटेल डिस्कशन है हम इस टॉपिक में यहाँ पे स्टडी करेंगे नीमाटोड्स के बारे में। ठीक है, तो क्लियर। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना नीमाटोड्स की, नीमाटोड्स, तो नीमाटोड्स के लिए एक एन अदर वर्ड यूज किया जाता है, दैट्स राउंड वर्म। ठीक है, तो इसको राउंड वर्म कहा जाता है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें पता है कि अबंडेंट जो एनिमल है हमारी अर्थ पे वो नीमाटोड्स हैं। ऑलमोस्ट अबंडेंटली ये पाए जाते हैं पूरी अर्थ पे। ठीक है, तो जो नीमाटोड की अगर हम स्पीशीज़ की बात करें, इनकी स्पीशीज़ के नंबर की अगर बात की जाए, नीमाटोड स्पीशीज़ नंबर, तो ये इनकी स्पीशी का नंबर रेंज करता है 16,000 से 5 लाख तक। ठीक है, से 5 लाख तक इनकी स्पीशीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स की, यहाँ पे इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे अगर देखा जाए नीमाटोड्स के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि जो राउंड वर्म्स है ना वो हर किस्म के ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आएंगे कुछ रूटिंग मैटर है। अगर हम इसकी फीडिंग की बात करें तो ये हर किस्म के ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर सकते हैं। इसमें रूटिंग मैटर आ सकता है, गले सड़े हुए, ठीक है ना, चीज़ों के ऊपर। ठीक है, और उसके अलावा रूटिंग मैटर ये हो सकता है दूसरे इनवर्टिब्रेट की बॉडीज़। ठीक है, दूसरे इनवर्टिब्रेट के लिविंग टिश्यूज़ जब वो रूट रहते हैं, गल सड़ जाते हैं, लिविंग टिश्यूज़ ऑफ अदर इनवर्टिब्रेट्स, तो दूसरे इनवर्टिब्रेट्स के जब टिश्यूज़ गल सड़ जाते हैं तो नीमाटोड्स उस पर फीड कर सकता है। उसके अलावा ये डेड मैटर पे फीड कर सकता है। इट कैन फीड ऑन दी डेड मैटर ऑफ प्लांट्स आल्सो वर्टिब्रेट्स। ठीक है, मतलब बच्चे कुचे पे गुजारा किया जा सकता है। ठीक है ना, तो फाइलम नीमाटोड्स जो हैं ये रूटिंग मैटर पे फीड कर सकते हैं, डेड मैटर पे फीड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि अगर हम इसकी बॉडी के साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ जो है ये माइक्रोस्कोपिक भी होगा। ठीक है, इनके मेंबर्स का साइज़, और उसके अलावा माइक्रोस्कोपिक से लेके सीवरल मीटर लॉन्ग भी आपको ये देखने को मिलेंगे। माइक्रोस्कोपिक मतलब कि इसको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता कुछ मेंबर्स को। ठीक है, और कुछ मेंबर्स इतने लॉन्ग होते हैं कि सीवरल मीटर्स तक ग्रो कर जाते हैं आपके सामने। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि अगर हम इनके जो है हैबिटेट की बात करें, तो अगर बात की जाए इनके हैबिटेट की, क्लियर, आप इनके हैबिटेट को देखोगे ना तो नीमाटोड्स जो होते हैं ये पैरासाइट्स भी होते हैं। ठीक है, तो इनका हैबिटेट, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, उनसे शेल्टर लेते हैं, उनसे खुराक लेते हैं और इन रिटर्न उनको हार्म क्रिएट करते हैं। तो ये नीमाटोड्स ये पैरासाइट भी हो सकते हैं ऑन प्लांट्स, प्लांट के ऊपर भी ये रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, एज वेल एज एनिमल्स। ठीक है, तो ये पैरासिटिक बिहेवियर भी शो करते हैं। कुछ जो होते हैं ना ये फ्री लिविंग, इनका हैबिटेट कुछ का होगा फ्री लिविंग, मतलब कि ये फ्रीली लिव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फ्रीली लिविंग हो सकते हैं सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है ना, और उसके अलावा क्या होता है कि अगर ये सॉइल के अंदर फ्रीली लिव करेंगे ना तो सॉइल में रह के ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो सॉइल के अंदर मौजूद सेडिमेंट्स को भी रिसाइकल करेंगे, एज वेल एज ये न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के अंदर मौजूद हैं उनको भी रिसाइकल करेंगे। ठीक है, तो ये फ्री लिविंग सॉइल पे होते हैं, सेडिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं सॉइल में रहते हुए। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा वो कहता है कि 2 कॉमन करेक्टर्स हैं नीमाटोड और आर्थ्रोपोड्स के दरमियान में। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर दी 2 कॉमन करेक्टर्स
between nematodes and arthropods। क्लियर। तो अगर हम इन कॉमन करेक्टर्स की बात करें ना दोनों के दरमियान में, तो सबसे पहले एक कॉमन करेक्टर है कि नीमाटोड और आर्थ्रोपोड दोनों के पास सीलिया नहीं होता है, बोथ लेक सीलिया। ठीक है, क्लियर। ये एक सिंगल एलान है यहाँ पे। उसके अलावा जो होते हैं ना कि इनके अंदर दोनों के दरमियान में एक और जो है कॉमन करेक्टर है नीमाटोड और आर्थ्रोपोड्स के दरमियान में, कि दोनों के पास जो होता है जो स्पर्म होंगे वो अमीबॉइड स्पर्म होंगे। बोथ कंटेन अमीबॉइड स्पर्म्स। ठीक है, दोनों के पास अमीबॉइड स्पर्म्स होंगे। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनकी बॉडी की। तो इनकी बॉडी जो होती है ना, अगर हम इनकी बॉडी को देखें, नीमाटोड्स की बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। इसका मतलब इनकी बॉडी जो है वो 3 जर्म लेयर से मिलके बनी होती है। एक है एक्टोडर्म, ठीक है, एक है मीजोडर्म, और एट द एंड इज एंडोडर्म। तो अगर आप इस एक्टो, मीजो और एंडोडर्म के फंक्शन विद डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हो तो आप जो है मेरी बीएससी और एमएससी ज़ूलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जाके इसको सर्च आउट करके देख सकते हो। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की भी डिटेल डिस्कशन मैंने वहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्लियर। उसके अलावा जो नीमाटोड्स होते हैं ना, ये इनकी बॉडी बायलेटरली सिमिट्रिकल होती है। इसके अंदर बायलेटरल सिमिट्री देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी बॉडी है उसको आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहते हो तो जस्ट 1 प्लेन ऑफ डिवीजन के अलोंग ही 2 इक्वल हाफ में बॉडी डिवाइड हो सकती है। एक ये 2 इक्वल हाफ है, एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन है। ठीक है ना, तो इसको हम बायलेटरल सिमिट्री कहते हैं। रेडियल सिमिट्री का केस ये होता है कि बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन रिक्वायर हो। ये 2 इक्वल हाफ, ये प्लेन ऑफ डिवीजन, ये रेडियल सिमिट्री का केस है, और ये बायलेटरल सिमिट्री का केस है। तो नीमाटोड्स जो होते हैं बायलेटरल सिमिट्री शो करते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद इनकी बॉडी जो होती है ना वो एक वर्म के साथ रिसेंबल करती है। ठीक है ना, एक वर्म की तरह की इनकी बॉडी की शेप होती है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी वर्म लाइक बॉडी की शेप लेंथ होगी उनको हम कहते हैं वो वर्मी फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, वर्मी फॉर्म। सो नीमाटोड्स आल्सो वर्मी फॉर्म बिकॉज देयर बॉडी इज वर्म लाइक। ठीक है, वर्म लाइक बॉडी है इनकी। ठीक है, उसके अलावा वो कहता है इनकी बॉडी जो होती है ना वो अनसेगमेंटेड होगी। इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इनकी बॉडी क्या है, अनसेगमेंटेड। इसका मतलब क्या है कि नो सेगमेंटेशन, इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन नहीं बने, एज इट इज़ ही बॉडी है। आप देख सकते हो बॉडी पूरी है चल रही, इसके अंदर कोई खाने नहीं बने हुए हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलेगी। उसके अलावा इनकी बॉडी जो होती है वो सीडोसीलोमेट है। हमें पता है सीडोसीलोमेट वो बॉडी होती है जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है, फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, सीलोमेट हम बॉडी कैविटी को कहते हैं। जो मीजोडर्म होती है यही स्प्लिट करके इस सीलोमेट बनाती है, तो इनके अंदर जो सीलोमेट होगी वो फॉल्स होगी, तो इस केस को हम सीडोसीलोमेट केस कहते हैं। क्लियर। तो इसी को ही हम कंटिन्यू रखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट वो इसकी बात करता है कि अगर इनकी बॉडी को कट किया जाए तो ये क्या किस तरह के होंगे, ये राउंड होंगे। किस तरह, अगर आप इस तरह पकड़ोगे इसको, ये है हमारे पास एक नीमाटोड। ठीक है, इसको आपने इस तरह पकड़ा है, समझ लो ये पेंसिल ही है ये नीमाटोड। मैंने ऐसे पकड़ा है, इसको इस तरह कट किया, मतलब दरमियान में से, मतलब इस तरह कट किया, क्रॉस सेक्शन मतलब इस तरह मैंने कट लगाया है, इस तरह। ठीक है, कट किया है तो बॉडी क्या होगी, राउंड होगी। यू कैन सी हियर, अगर मैं इसको भी कट करूंगी यहाँ से तो क्या होगा, ये राउंड होगा। ठीक है ना, मैंने इस तरह इसको कट लगाया है तो इधर से राउंड होगा, तो इसी तरह इनकी बॉडी होगी। अगर इसको क्रॉस सेक्शन से काटा जाएगा तो ये राउंड होगी। ठीक है, राउंड आपको नजर आएगी। क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि बॉडी इनकी होती है ना
इसके ऊपर क्यूटिकल होती है। ये हम इसकी डिटेल डिस्कशन इसके इंटरनल जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तब देखेंगे। इनकी बॉडी के ऊपर एक लेयर होती है क्यूटिकल। तो इस जब भी ग्रोथ करवानी होती है तो इस क्यूटिकल को उतार दिया जाता है, यहाँ पे इस क्यूटिकल की मोल्टिंग करवा दी जाती है और उसके बाद फिर मोल्टिंग के बाद इसकी ग्रोथ को कंटिन्यू किया जाता है क्यूटिकल को गिराने के बाद, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम वो कहता है, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। इनके अंदर नीमाटोडा के, तो इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक देखने को मिलेगा नीमाटोड्स के अंदर। और जो माउथ होगा ना, माउथ के इर्द गिर्द लिप्स होते हैं और सेंसरी ऑर्गन उन लिप्स के ऊपर पाए जाते हैं। इनका एक प्रॉपर माउथ है, माउथ के इर्द गिर्द क्या होंगे, लिप्स, इस लिप्स के ऊपर सेंसरी जो है वो ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे जो सेंस करेंगे डिफरेंट चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है, इसकी भी बात होगी, हम इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की थोड़ी सी बात करते हैं। इनकी डिटेल डिस्कशन मैं आपको दे दूंगी, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो अगर हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें ना, तो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर एक यूनिक चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो वो सेल्स होते हैं रेनेट सेल्स, जो एक यूनिक किस्म के सेल्स होते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। सेल्स का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करवाना। दी सेल्स आर इन्वॉल्व इन दी ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। एक्सक्रीशन करवाता है, ठीक है, साल्ट्स को मेंटेन करवाता है, ठीक है ना। क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है 10th पॉइंट की। 10 इसका करेक्टरिस्टिक्स है कि इनकी बॉडी के अंदर जो मसल्स होंगे वो कैसे होंगे। अगर हम इनके बॉडी मसल्स की बात करें तो इनके बॉडी मसल्स कैसे होंगे, लॉन्गिट्यूडनल बॉडी मसल्स होंगे। क्लियर, लगी समझ इसकी भी। यहाँ पे अब हम बात करते हैं कुछ एक्सटर्नल फीचर्स की नीमाटोड्स के, ठीक है ना। तो अगर हम इसके कुछ एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो देखने में ना इसकी बॉडी काफ़ी बारीक होती है, ठीक है, सिलेंडर होगी, काफ़ी इलोंगेटेड होगी अगर आप इसको बाहर से देखोगे, ठीक है, नीमाटोड्स की बॉडी, ठीक है। और उसके अलावा नुकीली होती है, टेपर्ड हम कहते हैं किसी नुकीली चीज़ को, ठीक है। तो अगर इनकी बॉडी की हम बात करें तो सबसे ऊपर वाली लेयर की सबसे से हम स्टार्ट करते हैं, वो है क्यूटिकल। अपर मोस्ट लेयर, इनकी बॉडी की कवरिंग जो सबसे ऊपर वाली है, ये क्यूटिकल है। तो अगर हम बात करें ना कि नीमाटोड इतने ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है, ठीक है ना, इतने ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमल्स किस तरह रहे, इतनी अच्छी जो है मतलब इनको प्रोटेक्शन किस तरह मिलती रही जिसकी वजह से ये सर्वाइव करते रहे, इनका सर्वाइवल रेट बढ़ता गया। तो इनकी इससे सक्सेसफुल होने की वजह थी ये क्यूटिकल। इनकी बॉडी के ऊपर एक वॉल होती है जिसको आप क्यूटिकल वॉल कहते हो, ठीक है। तो ये क्यूटिकल नॉन सेलुलर होती है, ठीक है, मतलब काफ़ी सख्त होगी, ठीक है। और इसके अलावा ये कोलेजिनस होती है, कोलेजिनस, इसके अंदर कोलेजन की डेपोजिशन होगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ना क्यूटिकल एक तो बॉडी की अपर साइड पे पाई जाती है, ठीक है ना, अपर सरफेस पे होती है, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है कि ये क्यूटिकल इसके बॉडी के अपर साइड पे होने के अलावा बॉडी के और पार्ट्स में भी देखने को मिलती है, जिस तरह के इसके फोरगट के ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होती है, ठीक है, इसके हाइंड गट के ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होती है, इसके सेंस ऑर्गन्स के ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होती है, और इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के ऊपर क्यूटिकल कवरिंग होती है, एंड पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इन सब पे क्यूटिकल देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो क्यूटिकल स्मूथ भी हो सकती है और इसके अंदर स्पाइंस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। क्यूटिकल जो होगी कंप्लीटली स्मूथ भी हो सकती है और इसके ऊपर स्पाइन भी हो सकते हैं। हम इसी को कंटिन्यू रखते हैं, तो क्यूटिकल को ही कंटिन्यू रखा है मैंने यहाँ पे। तो इट में भी स्मूथ, मतलब बिल्कुल स्मूथ दिखने को मिलेगी, या फिर इसके ऊपर कुछ कांटे भी देखने को मिलेंगे नीमाटोड की क्यूटिकल के ऊपर, और कुछ ब्रिसल्स नुकीले बालों को कहते हैं, ठीक है। ब्रिसल्स आर
ठीक है, नुकीले बाल, ठीक है, ये नुकीले बालों को कहते हैं ब्रिसल्स। तो कुछ ब्रिसल्स भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इसकी क्यूटिकल के ऊपर कुछ जो है उभार ऊपर को देखने को मिलेगा, ठीक है, उभरी हुई भी होगी, जिसको आप पपीला कहते हो ठीक है। और उसके अंदर जो है कुछ दड़ाड़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, जिसको आप वाट्स कहते हो। तो पपीला और वाट्स भी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है, क्लियर। तो इसकी क्यूटिकल की ना कुछ टेक्सोनमिक जो है इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना, इसकी क्यूटिकल काफ़ी टेक्सोनमिकली इम्पोर्टेंट है इनके लिए। उसके अलावा ना इनकी क्यूटिकल जो होती है वो 3 प्राइमरी लेयर से मिलके बनी होती हैं, 3 प्राइमरी लेयर्स। तो 3 प्राइमरी लेयर्स मिलके ये क्यूटिकल बनाती हैं। तो वो कौन कौन सी लेयर है? तो सबसे पहले अपर लेयर, वो कौन सी होगी? कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद मिडल लेयर है इसकी क्यूटिकल की, जिसको आपने कहना है मैट्रिक्स, एम फॉर मिडल, एम फॉर मैट्रिक्स। और एट द एंड इनर मोस्ट लेयर इसकी होगी, जिसको आप कहते हो बेसल लैमिला, ठीक है, बेसल लैमिला का नाम दिया जाता है इसको, ठीक है, जो इनर मोस्ट है। तो अपर लेयर ऑफ द क्यूटिकल इज कॉर्टेक्स, मिडल इज मैट्रिक्स एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ क्यूटिकल इज बेसल लैमिला। क्लियर? बात करें ना इस क्यूटिकल के फंक्शन की, if we talk about the functions of this क्यूटिकल, ठीक है। तो फंक्शन की बात करें तो ये क्यूटिकल इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इसको लोकोमोशन में हेल्प मिलेगी, ठीक है। इट प्रोवाइड इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्लियर। उसके अलावा इसने इसको मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इंजरी, ठीक है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे किसी भी किस्म की इंजरी से, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो ये क्यूटिकल होती है, इसने जब भी ऑर्गेनिज्म ने जो है वो बढ़ना है साइज में, मच्योर होना है, तो क्यूटिकल ऑलमोस्ट मच्योर होते होते 4 टाइम्स झड़ती है, मोल्ट होती है, ठीक है, 4 टाइम गिरती है। मतलब कि एक दफ़ा ऑर्गेनिज्म ने मच्योर किया, क्यूटिकल गिरी, तो फिर मच्योर किया उसने, फिर अपना साइज बॉडी का बढ़ाया। दूसरी दफ़ा क्यूटिकल गिरी, फिर बॉडी का साइज बढ़ाया। तीसरी दफ़ा क्यूटिकल गिरी, बॉडी का साइज बढ़ाया। चौथी दफ़ा क्यूटिकल गिरी और बॉडी का साइज बढ़ाया, ठीक है ना। तो 4 दफ़ा क्यूटिकल गिरती है और चारों दफ़ा बॉडी का साइज बढ़ता है, और एट द एंड 4 टाइम्स पे एक प्रॉपर मच्योर जो है वो नीमाटोड वो हमारे पास आ जाता है, एक प्रॉपर मच्योर नीमाटोड बन जाता है। क्लियर? ठीक है। क्यूटिकल के बाद सेकंड हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। तो अगर हम इसके एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस या फिर एपिडर्मिस के लिए एन अदर ये टर्म यूज करता है हाइपोडर्मिस। वाई? क्योंकि ये क्यूटिकल के नीचे है, बिलो है, दैट्स वाई वो इसको हाइपो का नाम दे रहा है कि हाइपोडर्मिस ही है, क्योंकि एक लेयर के नीचे वाली लेयर है। मोस्टली एपिडर्मिस अपर मोस्ट होती है, लेकिन जब ये किसी लेयर के नीचे आ जाती है तो इसको हम हाइपोडर्मिस का नाम दे देते हैं। दैट्स वाई ही इज कॉलिंग इट एज हाइपोडर्मिस बिकॉज इट इज प्रेजेंट बीनीथ द क्यूटिकल, ठीक है, क्यूटिकल के नीचे ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ये एपिडर्मिस है ये सराउंड करती है इसकी फॉल्स बॉडी कैविटी को, जो कि क्या है, इट सराउंड्स इट्स सीडोसिलोम, सीडोसिलोम इट्स फॉल्स बॉडी कैविटी। तो ये एपिडर्मिस इस सीडोसिलोम को सराउंड करती है, ठीक है। तो जो एपिडर्मिस होगी ना ये होगी मल्टी न्यूक्लिएट, और जो टर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए यूज किया जाता है वो हमारे पास है सिंसीशियल, ठीक है। तो एपिडर्मिस इनकी सिंसीशियल यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, इस तरह होगा, ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर इस तरह सारे न्यूक्लियाई मौजूद होंगे, इन न्यूक्लियाई के दरमियान में किसी भी किस्म की क्रॉस वॉल नहीं होगी, ठीक है ना। अब हमने एपिडर्मिस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इनके अंदर मसल्स की। थर्ड पॉइंट इज मसल्स। तो मसल्स जो होंगे ना नीमाटोड के अंदर ये कौन से होंगे? दीज मसल्स आर लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनके अंदर सर्कुलर मसल्स नहीं होते, दे लेक
लेक सर्कुलर मसल्स, नीमाटोड्स के अंदर सर्कुलर मसल्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो वो कहता है कि ये जो कंट्रैक्शन होती है ना जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, तो बॉडी के अंदर इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ दीज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। तो ये जो वेव्स होती हैं ना ये एंटीरियर बॉडी के एंड से पोस्टीरियर की तरफ ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से क्या होती है कि बॉडी इनकी वो एक जिस तरह हंटर होता है, हंटर की तरह इनकी बॉडी जो होती है वो मूव करती है ऐसे ऐसे वेव्स के अंदर, ठीक है। और जो और मूवमेंट इनको मिलती है, मूवमेंट प्रोवाइड की जाती है इन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करने में, और इन वेव्स की वजह से ये आगे को मूव करता है, ठीक है, क्लियर। और इनके अंदर किसी भी किस्म के सर्कुलर मसल्स नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं नीमाटोड्स के अंदर लिप्स की और स्केलेटन की। अब हम बात करते हैं इनके अंदर लिप्स की। हम इनके लिप्स की बात करें ना तो जो इनका माउथ होता है ना, देखो ये इनका माउथ है ना, ठीक है, इनके माउथ के इर्द गिर्द ये लिप्स होते हैं, ठीक है, उन्हें यहाँ नहीं बनाए, तो इनके माउथ को सराउंड करते हैं ये लिप्स नीमाटोड्स के अंदर, ठीक है। तो ये लिप्स क्या करेंगे, दीज लिप्स सराउंड देयर माउथ, सराउंड इनके माउथ के इर्द गिर्द पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो इन लिप्स के ऊपर ना कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसको आप स्पाइंस कहते हो, काफ़ी सख्त स्ट्रक्चर होते हैं, कांटेदार, ठीक है, स्पाइंस, या फिर इनको टीथ का नाम दिया जाता है, ठीक है, नीमाटोड्स के इन लिप्स के ऊपर जो कि माउथ के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ के अंदर ये लिप्स जो होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं, तो इसका काम यही होता है ना कि खुराक को तोड़ना वगैरह, ठीक है, प्री को जो है वो कैप्चर करना, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो कुछ के अंदर ना क्या होता है कि एक स्केलेटन होता है जिसको आप कहते हो हेड शील्ड, ठीक है। तो स्केलेटन कौन सा होगा इनके अंदर, हेड शील्ड, ठीक है। तो इस हेड शील्ड का नाम क्या है, तो इस हेड शील्ड का काम क्या है, इसने प्रोवाइड करनी है प्रोटेक्शन, ठीक है, तो इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है, क्लियर। तो इनकी भी बात होगी। अब हम बात करते हैं एपिडर्मस, क्यूटिकल, ठीक है, मसल्स, लिप्स और स्केलेटन। अब एक स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर इनकी क्लासिफिकेशन के लिए बड़े ज़रूरी हैं, ठीक है ना। वो कौन से होते हैं, कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है, और इन सेंस ऑर्गन की प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर नीमाटोड्स को क्लासीफाई किया जाता है। तो ये सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, एम्फिड, ठीक है, फैस्मिड और पेयर्ड ओसिलाई, ठीक है, पेयर्ड ओसिलाई, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एम्फिड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस एम्फिड की। तो एम्फिड को हम नाम देते हैं एम्फिड सेंसिला, एम्फिड सेंसिला, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है, ये ओल्फैक्टरी कीमोरिसेप्टिव और थर्मोरिसेप्टिव ऑर्गन है, मतलब के ओल्फैक्टरी मतलब इनके पास ये सेंस होती है, सूंघने की सेंस होती है, ठीक है, ओल्फैक्टरी कीमोरिसेप्टिव कह रहा है वो इसको, और थर्मोरिसेप्टिव मतलब कि एक तो ये केमिकल्स को सूंघ सकता है, ठीक है, स्मेल कर सकता है, ठीक है, उसके अलावा इसके केमिकल्स को जो इसके पास स्मेलिंग की सेंस है, ठीक है, उसके अलावा ये केमिकल्स को डिटेक्ट कर सकता है, कीमोरिसेप्टिव। और थर्मोरिसेप्टिव मतलब कि टेम्परेचर को भी सेंस कर सकता है, ठीक है, टेम्परेचर का भी रिसेप्टर है, टेम्परेचर को भी सेंस करेगा, ऑर्गन होता है नीमाटोड्स के अंदर, ठीक है। दीज आर दी एम्फिड, एम्फिड इज दी एम्फिड सेंसिला, ठीक है ना, इसको सेंस करने के वजह से इसको नाम दिया जाता है एम्फिड सेंसिला, विच इज दी ओल्फैक्टरी थर्मोरिसेप्टिव एंड कीमोरिसेप्टिव ऑर्गन इन नीमाटोड्स, ठीक है। तो ये क्या कहाँ पे पाया जाता है, ये इनके एंटीरियर यानी कि हेड रीजन में आपको देखने को मिलेगा, यू कैन सी हेयर, ठीक है, ये नीमाटोड्स के हेड रीजन में आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। कहाँ पे है ये, इन हेड रीजन, ठीक है। और हर एम्फिड मिलके बना होता है 12 सेंसरी न्यूरॉन से, ठीक है। एम्फिड इज मेड अप ऑफ 12 सेंसरी न्यूरॉन्स
और ये सेंसरी न्यूरॉन के ऊपर जो है वो डेंड्राइट्स होते हैं। तो इन सेंसरी न्यूरॉन के ऊपर डेंड्राइट्स मौजूद होंगे। ये 12 जो सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है। तो एम्फीट की हमने बात की। अब सेकंड जो है वो बात करता है, ये है हमारे पास फैस्मिड। सेकंड इज फैस्मिड। तो फैस्मिड जो होता है ना, इट इज प्रेजेंट नियर एनस। तो जो हमारे पास एम्फिड था, ये था यहाँ पे, ठीक है, माउथ वाले रीजन में। और फैस्मिड यहाँ पे मौजूद होगा एनस के करीब, ठीक है। यहाँ पे फैस्मिड मौजूद है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसने भी करना है कीमो रिसेप्शन, ठीक है। इट इज़ आल्सो कीमो रिसेप्टिव, केमिकल्स वगैरह को ये डिटेक्ट करेगा जो फैस्मिड होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इनके पास आईज भी होती हैं, ठीक है ना। तो आईज प्रॉपर आईज नहीं होंगी, एक पेयर्ड ओसिलाई, पेयर्ड पेयर्ड ओसिलाई, ठीक है, जो इनकी आईज हैं, ठीक है, पेयर्ड में होंगी। जो कहाँ पे पाई जाएंगी, इक्वेटिक नीमाटोड्स के अंदर पाई जाएंगी, ठीक है, ताकि वो पानी के अंदर देख सकें। पेयर्ड ओसिलाई पाई जाती हैं, आईज की तरह ये काम करती हैं, ठीक है ना। इक्वेटिक नीमाटोड्स के अंदर ये देखने को मिलती हैं। क्लियर। और ये भी इनके अंदर कुछ अडाप्टेशन ही हैं, ताकि जो है वो पानी के अंदर मौजूद ऑर्गेनिज्म से बच सके और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड भी कर सके, ठीक है। क्लियर। अब हमने ये बात कर ली। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इनकी इंटरनल अनाटमी की। बात करते हैं थोड़ी सी इसकी इंटरनल अनाटमी की, ठीक है, जिसमें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें यहाँ पे आपके सामने, तो होता क्या है कि जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो सबसे पहले इनका माउथ है इसमें, ठीक है, फिर इसकी बक्कल कैविटी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद इनके अंदर माउथ है, बक्कल कैविटी है, मस्कुलर फेरिंग्स है, मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है, लॉन्ग ट्यूबुलर इंटेस्टाइन, ट्यूबुलर इंटेस्टाइन, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले माउथ है, ये फेरिंग्स है, ये सारी इसकी लॉन्ग ट्यूबुलर इंटेस्टाइन मौजूद है, ठीक है ना। क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा, फेरिंग्स जो खुराक है ये माउथ के में आएगी, ठीक है, माउथ में आएगी, बक्कल कैविटी में आएगी, उसके बाद खुराक फेरिंग्स के जरिए इसकी इंटेस्टाइन में आएगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी डाइजेशन होगी, डाइजेशन होने के बाद जो फूड को अब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है, जितना चाहिए खुराक उसको अब्जॉर्ब कर लीजिएगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको यहाँ से, तो ये सुराख है एनस, इसके ज़रिए बॉडी से बाहर जो है वो निकाल दिया जाएगा, इस एनस के ज़रिए, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर, ठीक है। तो अब वो कहता है कि फेरिंग्स के जो फेरिंग्स के ना इर्द गिर्द एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं फेरेंजियल रिंग, फेरेंजियल रिंग। तो इस फेरेंजियल रिंग का क्या काम है, ये 4 नर्व कॉर्ड इससे निकलते हैं, इस रिंग से, ठीक है, 4 नर्व कॉर्ड ये रिंग होती है। देखो ये फेरिंग्स है। तो अगर ये फेरिंग्स के इर्द गिर्द ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो क्या होता है कि अगर इसके इर्द गिर्द के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के नर्व कॉर्ड जो है, मैं अगर यहाँ पे बना लेती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा गंदा लगना था, तो इसलिए मैंने नहीं यहाँ पे ड्रा किया। तो 4 नर्व कॉर्ड जो होते हैं ना, ये इसमें से एक्सटेंड करते हैं इस रिंग में से, जो फेरिंग्स के इर्द गिर्द पाया जाता है। फेरेंजियल रिंग एक्चुअली ये प्रेजेंट है अराउंड फेरिंग्स, और इस रिंग में से 4 नर्व कॉर्ड्स एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। डोर्सल कॉर्ड, ठीक है, जो कि डोर्सल साइड पे मूव करता है बॉडी की, ठीक है। एक कॉर्ड जो यहाँ से निकलता है, दो वेंट्रल कॉर्ड जो बॉडी की वेंट्रल साइड पे जो है वो निकलेगा, मूव करेगा। और एक है हमारे पास, 2 है हमारे पास लेटरल कॉर्ड जो बॉडी के लेटरली जो है वो एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। उसको हम 2 हमारे पास लेटरल कॉर्ड्स हैं, एक डोर्सल और वेंट्रल कॉर्ड, और 2 लेटरल कॉर्ड्स हैं जो फेरेंजियल रिंग में से निकल रहे हैं, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक लगी समझ। तो अब हम बात करते हैं इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ठीक है।
एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ली हमने, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करनी है। तो नीमाटोड्स के अंदर ना नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सक्रीशन किस तरह करवाई जाती है? तो बेसिकली इनके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट होते कौन कौन से हैं? तो वो हमारे पास होते हैं, नीमाटोड्स के पास होते हैं अमोनिया, ठीक है, और इसके अलावा यूरिया की फार्म्स जो होती हैं ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट होती है इनकी, ठीक है। तो इनकी एक्सक्रीशन फिर ये किस तरह करते हैं? हाउ दे एक्सक्रीटेड देम फ्रॉम दी बॉडी? तो दो यूनिक सिस्टम है इनके अंदर इस एक्सक्रीशन के लिए। तो एक सिस्टम है ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, और दूसरा सिस्टम है इस एक्सक्रीशन के लिए ट्यूब्यूलर सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना इस ग्लैंडुलर सिस्टम की, तो ये ग्लैंडुलर सिस्टम इक्वेटिक स्पीशीज़ के अंदर देखने को मिलता है। दिस ग्लैंडुलर सिस्टम कैन बी सीन इन इक्वेटिक नीमाटोड्स, ठीक है। तो इसके अंदर ना दो जो इसके अंदर क्या होता है, वेंट्रल ग्लैंड सेल्स होते हैं, ठीक है। दे हैव सम वेंट्रल ग्लैंड सेल्स। वेंट्रल ग्लैंड सेल्स कहाँ पे होंगे? फ्रिंग्स के वेंट्रल होंगे, ठीक है ना। फ्रिंग्स के करीब जो होंगे वेंट्रल ग्लैंड सेल्स होते हैं, फ्रिंग्स के करीब, मतलब कि बॉडी के वेंट्रल पोर्शन पे कुछ ग्लैंड सेल्स मौजूद हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ग्लैंडुलर सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है ना। और जो प्रेजेंट कहाँ पे? फ्रिंग्स वाली साइड पे, फ्रिंग्स के जो है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है ये वेंट्रल ग्लैंड सेल्स, ठीक है। और हर ग्लैंड सेल्स ने सीडोसिलोम से अब्जॉर्ब करना है वेस्ट को। ये जो इसकी फॉल्स बॉडी कैविटी है, यहाँ से यहाँ पे कुछ ग्लैंड सेल्स है रेनेट, ठीक है ना। ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ग्लैंड सेल्स हैं, ये रेनेट्स। इसने यहाँ पे जो सीडोसिलोम है यहाँ से अब्जॉर्ब करना है किसको? वेस्ट को, ठीक है। अब्जॉर्ब करना है वेस्ट को सीडोसिलोम से। और यहाँ पे पोर है जिसको आप कहते हो एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। रेने ने इस सीडोसिलोम से वेस्ट को ऑब्जॉर्व करके इस एक्सक्रीटरी पोर से बॉडी से बाहर भगा देना है, इस वेस्ट को बॉडी से बाहर जो है एक्सक्रीट कर देना है, ठीक है। तो इसके पास रेने है, रेने क्या है? वेंट्रल ग्लैंड सेल्स विच इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू फ्रिंक्स, ठीक है। और इसका काम है इसने इसकी सीडोसिलोम से वेस्ट को अब्जॉर्ब करना है। वेस्ट को कहाँ से अब्जॉर्ब करना है? सीडोसिलोम ऑफ द नीमाटोड। और जो इसका होता है ये एक्सक्रीटरी पोर है, इसके ज़रिए इसको बॉडी से इस वेस्ट को बाहर निकाल देना है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है ट्यूबुलर सिस्टम। ट्यूबुलर सिस्टम ना थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड है, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस ग्लैंडुलर सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या होता है कि काफ़ी रेने सिस्टम ना आपस में मिलते हैं, रेनेस कनेक्टेड, आपस में कनेक्ट होके ना एक काफ़ी बड़ी कनाल बना देते हैं। रेने कनेक्टेड टू फॉर्म ए लार्ज कनाल। और ये कनाल क्या करेगी? ये बहुत ज़्यादा सीडोसिलोम से वेस्ट को अब्जॉर्ब करेगी और एट द एंड एक्सक्रीटरी पोर के ज़रिए उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ट्यूबुलर सिस्टम थोड़ा एडवांस है, क्योंकि रेने इसमें एक रेने है, सेल्स वेंट्रल ग्लैंड सेल्स मिलकर रेने बना रहे हैं, इसमें डिफरेंट रेनेस मिलके एक कनाल बना रहे हैं। और इस कनाल, बड़ी सारी कनाल ने ज़्यादा नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर जो है वो एक्सक्रीट करवा देना है थ्रू दिस एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की भी बात कर दी, एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी बात कर दी। हम बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम नीमाटोड्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें ना, तो इनके अंदर दो पेयर्स होती हैं ओवरीज की, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ द फोल्डेड ओवरीज। तो इस तरह दो पेयर में पाई जाएंगी ओवरीज, ठीक है। तो ये मैं बात पहले कर रही हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होगी? ओवरी का पेयर होगा, ठीक है। तो पेयर होगा इसके अंदर ओवरी का, जो कि ओविडक्ट से नेक्स्ट जाती हैं, ठीक है ना। ओविडक्ट ये क्या है? ट्यूब सी क्या है इनका? ओवी
डक्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये ओविडक्ट से एक अप्रोक्स जो हेड की तरफ ना स्वोलन एंड होता है, इनके जो हेड की तरफ एक स्वोलो किया हुआ है एंड है, ठीक है। ओविडक्ट से ओवरी, ओवरी से नेक्स्ट ओविडक्ट जो ट्यूब है, और ओविडक्ट से नेक्स्ट स्वोलो किया हुआ कुछ एंड है, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि ओविडक्ट का प्रॉक्सिमल एंड जो है वो फूला हुआ है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ओविडक्ट इज स्वॉलोन, ठीक है। यहाँ से स्वॉलो हुआ है और ये स्ट्रक्चर इसने भी बन गया है, इसके प्रॉक्सिमल एंड ने स्वॉलो होके एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसको हम नाम देते हो सेमिनल रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल, ठीक है। अभी सेमिनल रिसेप्टेकल का काम क्या है, ये इनके अंदर प्रेजेंट क्यों है, ठीक है ना। इसका काम क्या है, तो ये इनके अंदर इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि इसने यहाँ पे स्पर्म्स को ही स्टोर करना है जो मेल से मिलते हैं, ठीक है ना। तो मेल से मिले हुए स्पर्म्स को यहाँ पे स्टोर करने के लिए ओविडक्ट के एंड ने जो है वो फूल के स्वॉलो होके सेमिनल रिसेप्टेकल बना दी है, ठीक है। नेक्स्ट भी ओविडक्ट कंटिन्यू करेगा यहाँ से, ठीक है। ये सेमिनल रिसेप्टेकल के बाद हेड जो है एंड की तरफ ये कंटिन्यू करेगा और ट्यूबुलर यूट्रस बना देगा, ठीक है। ये ट्यूबुलर यूट्रस बना दी इसने, ट्यूबुलर यूट्रस, ठीक है। पहले सेमिनल रिसेप्टेकल एंड से बनाई है, ठीक है। उसके बाद उसने कंटिन्यू करके ट्यूबुलर यूट्रस बना दिया। इस ट्यूबुलर यूट्रस ने क्या करना है, इन्होंने यूनाइट कर जाना है आपस में, ठीक है। दीज ट्यूबुलर यूट्रस कंबाइन, ये आपस में इस तरह यूनाइट कर जाएंगे यूट्रस, और जब एक यूनाइट करेंगे यहाँ पे तो इसको आप नाम दे दोगे वजाइना का, ठीक है। और वजाइना ने बाहर की तरफ ओपन होना है थ्रो ए पोर विच इज कॉल्ड एज दी जेनिटल पोर, ठीक है। तो इस जेनिटल पोर के जरिए वजाइना ने बाहर की तरफ ओपन हो जाना है। तो सबसे पहले ओवरी, ओवरी ने नेक्स्ट कंटिन्यू किया एक ट्यूब से ओविडक्ट, ओविडक्ट के एंड ने फूला और बना दिया सेमिनल रिसेप्टेकल जहाँ पे स्पर्म स्टोर किए जाते थे। बाद में ओविडक्ट का एंड फिर सेमिनल रिसेप्टेकल से कंटिन्यू किया, ट्यूबुलर यूट्रस बना दिया। यूट्रस ने, दोनों यूट्रस ने आपस में कंबाइन किया, वजाइना बन गई। वजाइना ने बाहर की तरफ खुलना है थ्रो जेनिटल पोर, ठीक है। ये बात होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब हम बात करते हैं मेल केस की, ठीक है। मेल केस कैसा है इनके अंदर, तो अगर हम इनके मेल केस की बात करें तो मेल के अंदर टेस्टिस होती है, ठीक है। मेल हैव सिंगल टेस्टिस, सिंगल टेस्टिस। फीमेल के अंदर पेयर्ड ओवरी थी, ठीक है ना। सिंगल टेस्टिस होती है स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इट सिंगल टेस्टिस फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। क्लियर। तो उसके बाद मेल के पास एक स्ट्रक्चर होता है जो कि, अब देखो ये टेस्टिस है ना, टेस्टिस के बाद एक स्ट्रक्चर है जिसने कंटिन्यू करना है, ये है टेस्टिस। उसके बाद एक स्ट्रक्चर, इसको आप नाम देते हो वास डेफरेंस, ठीक है। तो इस वास डेफरेंस का काम क्या है, इसने स्पर्म को ट्रांसफर करना है, ठीक है। इसने स्पर्म को ट्रांसफर करना है, स्पर्म ट्रांसफर, ट्रांसफर, ठीक है। क्लियर। अच्छा, वास डेफरेंस ने नेक्स्ट स्पर्म को किया ट्रांसफर, यहाँ पे ई आना है, ठीक है। ये इसके स्पेलिंग है वास डेफरेंस के। अच्छा, अब इसने एक स्ट्रक्चर के अंदर, एक पाउच के अंदर इसको जो है वो ट्रांसफर करना है, जिसको आप नाम देते हो सेमिनल वेजिकल का, ठीक है। नेक्स्ट स्पर्म को ट्रांसफर किया गया है सेमिनल वेजिकल के अंदर, सेमिनल वेजिकल, ठीक है। किसने ट्रांसफर किया, वास डेफरेंस ने टेस्टिस से स्पर्म को ट्रांसफर किया सेमिनल वेजिकल के अंदर। अच्छा, सेमिनल वेजिकल के अंदर जो है वो सेमिनल वेजिकल ने नेक्स्ट जो है वो स्पर्म को ट्रांसफर किया एक स्ट्रक्चर में जिसको आप नाम दे दोगे क्लोका, ठीक है। इस सेमिनल वेजिकल ने नेक्स्ट ट्रांसफर किया स्पर्म को क्लोका के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब क्लोका जो मेल के पास ना एक फ्लैप ऑफ टिश्यूज होता है जिसको आप बरसा कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टिश्यू का एक फ्लैप होगा, यहाँ पे
फ्लैप ऑफ टिश्यू विच इज कॉल्ड एज दी बर्सा क्लोका के आगे, ठीक है। तो बर्सा का काम क्या है, बर्सा ने हेल्प करना है स्पर्म के ट्रांसफर के लिए, फीमेल जेनिटल ओपनिंग के अंदर स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए इस बर्सा ने हेल्प करना है कॉपुलेशन के दौरान। तो बर्सा वो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने फीमेल की जेनिटल ओपनिंग के अंदर स्पर्म्स को ट्रांसफर करवाना है। क्लियर, लगी समझ इसकी, ठीक है। तो मैंने आपको ये इसलिए इस तरह बना के दिया है, प्रॉपर जो है वो आपके मैं कह सकती हूँ कि मैंने इसको विजुलाइज करवाया आपको, ताकि आपको कभी भी ना भूले ये, ठीक है ना। तो ये विजुलाइजेशन करवाई है। जब भी आपने इसकी डायग्राम ड्रा करनी है तो आपने ये वाली डायग्राम नहीं ड्रा करनी, ये मैंने आपको याद करवाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं पार्ट्स, ठीक है ना। तो डायग्राम्स जो आपने ड्रा करनी है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, ठीक है। ये वाली डायग्राम्स आपने ड्रा करनी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की और डेवलपमेंट की, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करें ना इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की, तो कॉपुलेशन के दौरान फर्टिलाइजेशन होगी। ऑफ कोर्स जो है जब स्पर्म एग के साथ जाके मिलता है तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब बर्सा ने ट्रांसफर कर दिया स्पर्म को, वो जाके एग के साथ मिल गया, तो उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या होता है कि ना, जो इसकी हमें पता है कि यहाँ पे जो इनकी सीडोसिलोम है ना, उसका काम क्या है, उसने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर करना है, ठीक है। देयर सीडोसिलोम जनरेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, फर्टिलाइज एग को मूव करवाया जाएगा इस जो है ओपनिंग की तरफ, जिसको आप गोनोपोर कहते हो, ठीक है ना। तो इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो एग फर्टिलाइज हो गया है उसको मूव करवाया जाएगा इस ओपनिंग की तरफ, जिसको आपने कहना है फर्टिलाइज एग को मूव करवाया गोनोपोर की तरफ, ठीक है, जो कि ओपनिंग है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं ना, वो स्पीशीज़ के हिसाब से वेरी करते हैं, कितने एग्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है। कुछ एग्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन में होते हैं, ठीक है। इस तरह कुछ नीमाटोड्स बहुत ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं ये कुछ हंड्रेड्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ जो है वो बहुत थाउजेंड्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि कुछ नीमाटोड्स जो होते हैं ये ओवोविविपेरस भी होंगे। ओवोविविपेरस मतलब बॉडी के अंदर ही एग हैच कर दिया और इन्होंने लार्वा को बर्थ दी है, गिव बर्थ टू लार्वा, ठीक है। एग नहीं था, लार्वा था, एग बॉडी के अंदर हैच कर गया था, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो इनकी हैचिंग होती है ना एग की, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती है। टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सारा इन्फ्लुएंस करते हैं इनकी हैचिंग के ऊपर, ठीक है। तो लार्वा जो होता है ना ये अडल्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर लार्वा की बात करें हम, लार्वा ने क्या होना, इसको लार्वा जो इनके अंदर होगा उसका नाम होगा जोविनाइल, नाइल लार्वा, ठीक है। तो ये लार्वा ने क्या करना है, इसने 4 टाइम मोल्ड्स करना है, 4 टाइम्स मोल्ड्स, ठीक है। इसकी क्यूटिकल 4 दफ़ा, फर्स्ट टाइम मोल्ट किया, ग्रो किया, क्यूटिकल उतरी, दूसरी टाइम मोल्ट, क्यूटिकल उतरी, फिर ग्रो किया, फिर क्यूटिकल बन गई थी सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम वो क्यूटिकल उतरी तो फिर मच्योर हुआ, फिर ग्रो किया, फिर 4 टाइम क्यूटिकल उतरी और मच्योर हुआ, और एट द एंड ये एक यंग वन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। तो इवन के वो कहते हैं कुछ स्पीशीज़ के अंदर एग हैच करने से पहले ही जो है वो 2 से 3 दफ़ा, जो 1 से 2 दफ़ा सॉरी, बॉडी के अंदर मोल्टिंग हो जाती है। क्लियर, ठीक है, लगी समझ इसकी भी। तो आई होप सो कि आपको फाइलम नीमाटोडा की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।